As we know, today we are gathered here for breast cancer awareness. So कुछ अल्फाज इसके बारे में हम कहेंगे ताकि आप गौर और तवज्जो से सुने और कुछ ना कुछ आप टेक होम मैसेज लेके जाएं। सिनार हॉस्पिटल जैसे कि आपको मालूम है कि 1987 में इस्टेब्लिश हुआ और तकरीबन 36 इयर्स ऑफ सर्विसेज देते हुए हमें हो चुके हैं। Now coming to some breast cancer facts. Breast cancer is the second leading causes of death worldwide और ये सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है कैंसर का और इसका इंसिडेंस एज के साथ इंक्रीज होता है और एज ऑल ऑफ अस नो दैट फीमेल्स आर ऑफ इंक्रीज रिस्क। सो हम ये देखते हैं कि ये कितना कॉमन है दुनिया में। जो सबसे फीमेल में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है और जो वर्ल्ड वाइड डाटा है 1 in 8 वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, जबकि एशिया और पाकिस्तान में इवन 1 in 7 पेशेंट्स आर फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर और पाकिस्तान में इसका हाईएस्ट रेट है। एशिया में भी पाकिस्तान पहले नंबर पे है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में। अप्रोक्सीमेटली 90,000 केसेस आर रिपोर्टेड ईयरली और इनमें से 40,000 की डेथ हो जाती है ड्यू टू लेट प्रेजेंटेशन एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। नाउ कमिंग टू द रिस्क फैक्टर कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है। जो एग्जैक्ट काज है वो अननोन है ब्रेस्ट कैंसर की, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर जो कि साइंटिफिकली एविडेंस से हमें पता चला है उनको हम कुछ दो में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल हैं या हम उन्हें प्रिवेंट नहीं कर सकते उन काजेज में सबसे पहले जेंडर है, यानी कि फीमेल आर मोर प्रोन टू हैव ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन ये भी हमें याद रखना चाहिए कि मेल में भी हो सकता है। एजिंग है, एज जैसे जैसे बढ़ती है फीमेल की उनमें इंसिडेंस ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरे रिस्क फैक्टर इनहेरिटेड हैं, जैसे BRCA1 BRCA2 फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है जिन फीमेल्स की मदर में होता है, खाला में, नानी में, उनकी तरफ से जीन्स में आ सकता है। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री है उनमें ज़्यादा चांसेस हैं। और पर्सनल हिस्ट्री है, यानी अगर एक ब्रेस्ट में हुआ तो दूसरे ब्रेस्ट में भी चांस हैं। रेस है, कुछ रेसेस इसके लिए ज़्यादा प्रोन हैं जैसे एशियंस हैं या कॉकेशियंस हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है एस्ट्रोजन, परसिस्टेंट एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन से ब्रेस्ट, ओवरी, एंडोमेट्रियल तमाम कैंसर का रिस्क फीमेल में बढ़ जाता है। और कुछ ऐसे रिस्क हैं, लाइफस्टाइल रिस्क हैं जैसे जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उनमें हमें कोशिश भी करनी चाहिए और हमें याद भी रखना चाहिए। लाइक ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ हैं जो उसके लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें आजकल ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जो कि सेफ़ हैं और उनसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता। और हैविंग नो चिल्ड्रन और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी जो कि मेनोपॉज के बाद फीमेल यूज़ करती हैं उसमें भी इंसिडेंस थोड़ा सा रेज्ड हो जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना, अल्कोहल यूज़, सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी और जो फैट डाइट है जैसे रेड मीट है, बाकी चीज़ें हैं, बैठे रहना, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, ये तमाम चीज़ें एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन को बढ़ाती हैं और इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इन पे हमें स्ट्रेस रखना चाहिए, अवेयरनेस पे भी फोकस करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले कहा कि ब्रेस्ट कैंसर मेल में भी हो सकता है क्योंकि हमारे मेल्स सारे प्रेजेंट हैं, तो हमें पता होना चाहिए। वैसे तो इसका पिंक रिबन निशान है, लेकिन बाज़ औक़ात हम पिंक और ब्लू भी यूज़ करते हैं निशान, और ब्लू जो है मेल का पार्ट है। लेस देन 1% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर अकर इन मेन, और हम ट्रीट करते रहे हैं, मेल में भी आ सकता है। नाउ कमिंग टू द प्रिवेंशन, जो कि काजेज हमने डिस्कस किए हैं या रिस्क फैक्टर डिस्कस किए हैं, उन्हीं को अगर हम मॉडिफाई करें या ख्याल रखें तो हम कुछ ना कुछ इसको प्रिवेंशन की तरफ जा सकते हैं। लाइक ओबेसिटी, हम बैठे रहते हैं, लाइफस्टाइल हमारा सेडेंट्री हो गया है, अगर हम चलें फिरें और अपना काम खुद करें, डाइट का ख्याल रखें तो ओबेसिटी पे काबू पा सकते हैं। नॉट हैविंग चिल्ड्रन, जैसे हम अब आजकल का ज़माना है कि बच्चे दो ही अच्छे या लेट एज में मैरिजेस हो रही हैं, तो इन सब को अवॉइड करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जैसे कि हम उस पर स्ट्रेस करते हैं, बहुत बड़ा रोल है इसकी प्रिवेंशन में। अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करना
हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अलावा जैसे मेनोपाज के बाद कैल्शियम ले लें, कुछ और सप्लीमेंट ले लें, लेकिन हार्मोन नहीं लेने चाहिए। और एक्सरसाइज ज़ाहिर है लाइफस्टाइल के लिए बेहतरीन है। नाउ कमिंग टू द स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि कोई हेल्दी इंडिविजुअल है जिसमें कोई डिजीज़ नहीं है, उसमें ऐसे कोई टेस्ट करना, कोई ऐसे मेजर लेना जो साइंटिफिकली उनका एविडेंस हो कि उसकी वजह से हम कोई डिजीज़ होने से रोक सकें। तो इसमें ट्रायड है, 3 किस्म के काम हमें करने हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, दूसरा है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और तीसरा है मेमोग्राम। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है और हम जब भी अवेयरनेस देते हैं अपनी फीमेल्स कोलीग को, बच्चियों को, तो उन्हें हमें बाकायदा पूरा बताते हैं कि उन्हें कब कब करना चाहिए और उसका तरीका क्या है और कितना ज़्यादा उस पर स्ट्रेस होना चाहिए। जो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो ज़ाहिर फिजिशियन करेगा, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, फीमेल सर्जन्स हैं, ऑफ कोर्स ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, प्रैक्टिशनर नर्सेज हैं, LHVs हैं, जो भी हमारे फर्स्ट लाइन में फीमेल डिफेंस आता है डॉक्टर्स का या फार्मा कंपनी का, तो उन्हें ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आनी चाहिए और देखनी चाहिए और इसमें सेंसिटाइज करना चाहिए। जो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो जनरली 40 ईयर से एनुअल शुरू होती है और 2 to 3 years 3 ईयरली फ्रॉम 20 to 40 ईयर्स। और जो जिन पेशेंट जो या इंडिविजुअल या फीमेल जो हाई रिस्क में हैं, जैसे जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या पर्सनल हिस्ट्री है या जेनेटिक हिस्ट्री है, उनका इवन 30 ईयर्स से हमें शुरू कर देना चाहिए, उनकी बाकी बहनों का या फैमिली मेम्बर्स का। नाउ कमिंग टू द मेथड ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में यही तीनों हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, मेमोग्राम जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है ब्रेस्ट कैंसर की छोटी से छोटी गिल्टी को, बल्कि इवन गिल्टी बनने से पहले जो कुछ ना कुछ फाइंडिंग जो आती हैं, इवन स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर में मेमोग्राम्स को पकड़ सकता है, इसीलिए हम उस पर इतना एम्फेसिस देते हैं। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड जो क्या हेल्प करेगा बेनाइन और बाकी चीज़ों में। ब्रेस्ट MRI जो हमें डाउटफुल हो उस पर मेमोग्राम पे या अल्ट्रासाउंड पे ब्रेस्ट MRI हम करा सकते हैं और हाई रिस्क पेशेंट में भी हम ब्रेस्ट MRI कराते हैं। और नाउ सर्जन मैट्रिमोनियल बायोप्सी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। उससे ना सिर्फ हमें इसकी टाइप का पता चलता है बल्कि बाकी भी उसमें बहुत सी चीज़ें, हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस हैं और ये कि ये डिजीज़ किस तरह का बिहेव करेगी। कमिंग टू द ट्रीटमेंट कंटेन सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, जो कि नई ड्रग्स आई हैं। जैसे पहले हम कहते थे कि एंटी कैंसर कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो अब टैबलेट और उस फॉर्म में आ चुकी हैं जो कि सिर्फ टारगेट पे जाती हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होते हैं। तो सर्जरी के बाद स्टेज वाइज तमाम स्टेज में रेडिएशन या कीमो नहीं लगती, तमाम स्टेजेस में हार्मोन तो देते हैं, इम्यूनोथेरेपी नहीं देते। स्टेज वाइज डिपेंड करता है कि हमें कौन सी ट्रीटमेंट कब देनी है। जो कि हमारा फोकस है और हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं रेडिएशन थेरेपी के, तो उस पर हम आज अपना फोकस करेंगे। हमारे पास सीनार हॉस्पिटल में मेनली 2 मशीनें हैं, एक जो है लीनियर एक्सीलरेटर है, दूसरा कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी है। जो लीनियर एक्सीलरेटर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है और पूरे पाकिस्तान बलूचिस्तान में हमारे पास अवेलेबल है। 3D कन्फॉर्मल रेडिएशन देता है, ये सिर्फ कैंसर टिश्यू को मारता है और एडजेसेंट जो तमाम नॉर्मल टिश्यूज़ हैं वो स्पेयर हो जाते हैं। ये CT सिमुलेटर है जो कि पहले हम पेशेंट को प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इस मशीन पे, ताकि डायरेक्ट फिर उसे रेडिएशन ज़ाहिर नहीं लगा सकते। 3D इसकी कन्फॉर्मल हम वो करते हैं प्लानिंग। इसके बाद लीनियर एक्सीलरेटर जो मशीन है इस पे हम रेडिएशन लगाते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि लीनियर एक्सीलरेटर ट्रीटमेंट मशीन है और इसमें एक्सरेज और हाई एनर्जी एक्सरेज है, जबकि वो पहले वाला सिर्फ CT है। अगला हमारे पास एक्सरे सिमुलेटर है जो कि कोबाल्ट 60 मशीन पे रेडिएशन लगाने से पहले हम इस पे पेशेंट को सिमुलेट करते हैं और डोज वगैरह सारा कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स मिलके एग्जीक्यूट करते हैं।
ये हमारी कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी मशीन है जो कि पुरानी है, पहले यूज़ होती है, तकरीबन 100 साल से यूज़ हो रही है। ये वाली तो हमारे पास नहीं है, 2016 में आई है, लेकिन ये पैलिएटिव और एडवांस केसेस जो हैं उन पे हम रेडिएशन इस पे लगाते हैं, और जो क्यूरेटिव हैं उस पे एलए पे लगाते हैं। ये हमारा वार्ड है। कमिंग टू द डेटा ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, टोटल पेशेंट हमारे तकरीबन 10 साल के 2015 से 2022 तक तकरीबन 23,000 पेशेंट थे, उनमें 2412 ब्रेस्ट कैंसर के, तकरीबन 10% हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर का डाटा है, और उसमें यही हमने डिटेल से दिया हुआ है कि 10% ब्रेस्ट कैंसर है। और दूसरा ये है कि लेस देन 45 ईयर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं यंग एज में, इसलिए ये ज़्यादा अलार्मिंग है। तो हमारे पास 55% लेस देन 45 ईयर ऑफ एज है और 45% मोर देन 45 ईयर ऑफ एज। सो कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ माई स्टडी, माई प्रेजेंटेशन, द फोकस ऑफ अवेयरनेस या टेक होम मैसेज ये है कि इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है पाकिस्तान में और क्योरेबल है, फैटल नहीं है। हम स्टेज 4, स्टेज 3 एडवांस की बात नहीं कर रहे, स्टेज 1, 2 की बात कर रहे हैं, उसमें ये क्योरेबल है और उसी के लिए हमें अर्ली डिटेक्शन पे जोर देना है। और अर्ली डिटेक्शन रूटीन सेल्फ एग्जामिनेशन, फिजिशियन की एग्जामिनेशन और मेमोग्राम से 100% पॉसिबल है। और फीमेल की लाइफ कैंसर से पहले, कैंसर के बाद भी उसकी वही लाइफ है, होनी चाहिए, उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, उसकी फैमिली के लिए और सब के लिए। और आखिर में स्टैंड एंड प्रे फॉर फ़लस्तीन। थैंक यू।